Hello and welcome to the series of Administrative Thinkers in Public Administration. Today we are going to study Mr. Chris Argyris, who is considered as participative management theorist. His basic training was in psychology, so basically he was a psychologist और अपनी इसी psychology की knowledge को इन्होंने organizational studies में यूज़ किया, तभी इनको organizational theorist या participative management theorist भी कहा जाता है. Now, just have a look on the study and the achievements of Mr. Chris Argyris. That he was born in New Jersey, USA, so American thinker है. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने आर्मी भी ज्वाइन की थी. क्विक स्पैन के बाद वापस स्टडी के फील्ड में आते हैं. 1947 में साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन. 1951 रादर ही अचीव द पीएचडी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. देन बिकेम द प्रोफेसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एंड ऑल्सो चेयरमैन एट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एट येल यूनिवर्सिटी. ये पद इनके पास 1951 से 71 तक रहा. इसके अलावा इन्होंने 30 किताबें और 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और दुनिया भर में बहुत सारे ऑनरेडी सम्मानों से क्रिस अर्गारिस को नवाजा गया है. नाउ बिफोर वी गो डीपर इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मिस्टर क्रिस अर्गारिस, हमें समझ लेना है कि कोर एरिया क्या होगा. मतलब देखिए, थिंकर काफ़ी सारी चीज़ें अपनी थ्योरी के अंदर लिखते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिहाज से हमें कौन से कोर एरिया के ऊपर फोकस करना है. तो जब हम पबेट के अंदर मिस्टर क्रिस अर्गारिस को पढ़ते हैं तो जो इनका मेन एक थीम है स्टडी का या थ्योरी का, वो ये है हाउ टू एक्सट्रैक्ट फेवरेबल बिहेवियर फ्रॉम एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है. तो अपने इसी ह्यूमन रिसोर्स से, अपने इसी पर्सनल या एम्प्लॉय से फेवरेबल बिहेवियर जिसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस अचीव की जाए, ये फेवरेबल बिहेवियर किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, या फिर डिजायर्ड वर्क डिजायर्ड रिजल्ट अपने वर्कर से आपको कैसे अचीव करना है, सारी थियरी इस ही एक मेन पॉइंट की तरफ हमें लेके जाती है. अब जब ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप फेवरेबल बिहेवियर लेके आएंगे, तो इसी चीज़ की तलाश में, इस मंजिल की तलाश में इनको एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ लेके जाती है इनकी स्टडी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टुडे डज नॉट केटर द इंडिविजुअल नीड्स. आगे हम देखेंगे मैच्योरिटी इमैच्योरिटी पैराडाइम के थ्रू यही समझाना चाहते हैं कि आज का जो ह्यूमन रिसोर्स है, आज का जो चाहे वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो मैच्योर्ड पर्सनैलिटीज हैं, उनकी कुछ सुपीरियर नीड्स हैं. और ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि वर्क कल्चर पुराना है, बहुत सारी जगहों पे तो कॉलोनियल इम्प्रिंट में ही काम कराया जा रहा है, तो अपने इंडिविजुअल वर्कर की नीड को कैटर नहीं कर पाते हैं. जब आप वर्कर की नीड को कैटर नहीं कर रहे हैं तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट या फिर आपके मुताबिक बिहेवियर आपको नहीं देगा. देन इट कम्स टू, अब इसी चीज को हासिल करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंडिविजुअल नीड को कैटर करें, ये आगे इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे की जाए, किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि फेवरेबल बिहेवियर आप एक्सट्रैक्ट कर सकें अपने ह्यूमन रिसोर्स से. फर्दर इसी थ्योरी को या इसी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी के आधार पर 4 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे और एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट टी ग्रुप या फिर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. इसको हम जब पेपर 2 के अंदर अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे सजेशन देते हैं, तब इस तरह की ट्रेनिंग को एग्जाम्पल के तौर पे भी कोट करते हैं. नाउ वी बिगिन विद द क्रिस अर्गारिस थ्योरी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डिजायर्ड बिहेवियर क्यों नहीं कर रहा है जो संस्था उससे उम्मीद करती है, इसके रूट कॉज को तलाश करने के लिए कुछ प्रॉब्लम की स्टडी क्रिस अर्गारिस करते हैं. देखिए, हम कहना ये चाहते हैं कि बहुत सारे आप किसी भी संस्था के अंदर जाइए, तो चाहे प्राइवेट की बात कर लें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें, तो बहुत सारी जगहों पर आपको मैनेजमेंट वर्सेस एम्प्लॉय जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी. या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं कई बार अपने एम्प्लॉय से असंतुष्ट रहते हैं कि भाई मेरे डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं. और कई बार यही जो एम्प्लॉय सेक्शन है, ये जो हायर लेवल की अथॉरिटी है, उनसे शिकायत में होता है कि भाई हमारी नीड को कैटर नहीं किया जा रहा है, हमारी नीड्स को नज़रअंदाज करके हमसे काम लिया जाएगा, तो भाई हम डिजायर्ड रिजल्ट क्यों ही देंगे. ये चाहे आप पुलिस महकमे के अंदर देख लीजिए कि वहां पर कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो कांस्टेबलरी है उनसे लगातार 24/7 30 दिन 365 दिन है ना, वो लगातार 16 घंटे काम कराया जाता है. स्टडीज भी हैं हमारे पास कि
ऑन एन एवरेज लगभग सारे ही स्टेट के अंदर जो पुलिस पर्सनल्स हैं, खासकर कंस्टेबलरी वाले, वो 16 घंटे ऑन एन एवरेज काम करते हैं, जिसके एवज में उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की वर्क कंडीशन में, कमांड कंट्रोल कंडीशन में आप काम करा रहे हैं, और फिर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड बिहेवियर है कि पूरी इंटीग्रिटी, पूरी डेडिकेशन से पुलिस पर्सनल काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डेडिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। कई बार यही हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अपने ही साथी जवानों पर या ऑफिसर्स पर फायर ओपन कर देते हैं। ऐसा ही आपको मेडिकल फील्ड के अंदर या कई बार टीचिंग फील्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा कि प्रिंसिपल साहब हैं किसी सरकारी स्कूल के, तो वो अपने टीचर से नाखुश हैं कि टाइम पर सिलेबस ही नहीं कवर करवा रहे हैं। टीचर्स क्या कहेंगे कि साहब कभी इलेक्शन ड्यूटी है, कभी कोरोना ड्यूटी लगा देते हैं, तो हमारे पास वक्त ही कहाँ है, ऑलरेडी आप हमें ओवरबर्डन किए हुए हैं। तो इस तरह की एक इनकम्पैटिबिलिटी है। जब इसी इनकम्पैटिबिलिटी की स्टडी हम क्रिस आर्गायरिस के रूप में देखते हैं तो कहते हैं देखो यार, मैंने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है। जब मैं ये बिहेवियर ऑब्जर्व करता हूं, आर्गायरिस साहब ये कहते हैं कि मैं 3 प्रॉब्लम पाता हूं। मतलब कि सबसे पहले रूट कॉज की बात करते हैं आर्गायरिस और कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ठीक करनी है आगे। और पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्टेटमेंट के तौर पे याद रखनी है वो है द बेसिक इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द नीड ऑफ मैच्योर्ड पर्सनैलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो फॉर्मल कोई भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ डिजायर्ड गोल हैं, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट किया गया। लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये मैच्योर पर्सनैलिटीज हैं और इनकी नीड को ऑर्गेनाइजेशन केटर नहीं करती है, बल्कि एक इनकॉन्ग्रुएंस है, एक इनकम्पैटिबिलिटी है। टू द क्रक्स, देयर इज अ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स नीड एंड द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर। तो दोनों इनकम्पैटिबल हैं, तो फिर दोनों में कोऑर्डिनेशन भी स्टैब्लिश नहीं हो पाता है, डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। देन इट कम टू द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अनदर इंडिविजुअल इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो अनदर इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, ये पीयर ग्रुप भी हो सकता है, कलीग्स भी हो सकते हैं, और सुपर ऑर्डिनेट या सब ऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। और फिर आता है स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इनका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिजाइंड है कि इनकम्पैटिबिलिटी है इंडिविजुअल नीड और ऑर्गेनाइजेशनल नीड के अंदर। अब इन 3 बेसिक प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है कि देखिए भाई, ये सब तरीका कॉलोनियल टाइप का है। मतलब पुराने जमाने में जो इंडस्ट्री या गवर्नमेंट थी वहां पर ये सारी चीजें पाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर इनकी नीड नहीं है, बल्कि इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। वो इसलिए कि आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैच्योर्ड पर्सनल्स से भरे हुए हैं, और जो मैच्योर्ड पर्सनल्स की अपनी नीड है दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब वो पूरी नहीं हो पाती, ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती है, तो फिर जो इंडिविजुअल हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं देते हैं। फर्दर इट कम्स टू यही सारा फिनोमेना और बेहतर तरीके से जो आर्गायरिस साहब ने एक्सप्लेन किया है वो क्या है, मैच्योरिटी इमैच्योरिटी पैराडाइम या फिर अडल्ट इन्फेंट पैराडाइम में। हम एक शब्द बार बार यूज कर रहे हैं कि आज की ऑर्गेनाइजेशन अडल्ट पर्सनल से भरी हुई हैं। तो अडल्ट और इन्फेंट का क्या मतलब यहाँ पर? इन्फेंट क्या है? ये तो नहीं कि बाल मजदूरी, नहीं, यहाँ पर बाल मजदूरी की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर की तरफ इशारा है। जितने भी पर्सनल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आर्गायरिस कहते हैं कि उनको 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इन रियलिटी डिवीजन है, रादर दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम देयर बिहेवियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर्स ये सोचते हैं कि 2 तरीके से उनके वर्कर काम करते हैं, कुछ इमेच्योर कुछ मैच्योर टाइप से। नाउ हियर वी कम कि मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स और इमेच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इमेच्योर दैट इज इन्फेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। नाउ सबसे पहले इमेच्योर, और क्योंकि हमें आगे जाके शिफ्ट चाहिए इमेच्योर से मैच्योर की तरफ, सो इमेच्योर मतलब पर्सनल्स दैट आर एक्सपेक्टेड नॉट टू बी प्रोएक्टिव, बल्कि पैसिव तरीके से काम कर रहे होंगे। दे आर डिपेंडेंट, दे आर हैविंग सुपरफिशियल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, दे आर हैविंग शैलो एंड लिमिटेड स्किल्स। मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो प्रोएक्टिव नहीं है, मतलब खुद से इनिशिएटिव लेकर काम करने वाला नहीं है, बल्कि रिएक्टिव है कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे तो मैं काम कर दूंगा, और जब तक मुझे कोई काम करने को नहीं कहेगा तो भाई हम
कैसे काम करें, या फिर डिपेंडेंट हैं, मतलब हर काम के लिए किसी न किसी अपनी सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा हम तो काम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, या फिर आम तौर पे तो हम बहुत बार सुनते भी हैं चीज़, मसला सिर्फ फिल्मों का नहीं है कि कहीं पे कोई क्राइम हो जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करती, और पुलिस क्या, कई बार तो एसएचओ साहब ओपनली मीडिया में बोलते हैं कि जी हमारे पास तो अभी कोई एफआईआर लिखाने नहीं आया, तो जब कोई एफआईआर दर्ज कराने नहीं आएगा तो हम इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू करें, जबकि टोटली गलत है। प्रोएक्टिव होकर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का काम करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। इसी तरीके से हम आगे देखें तो सुपरफिशियल है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, मतलब एम्प्लॉई जो अगर किसी भी संस्था में एक इमेच्योर एम्प्लॉई है तो वो क्या सोच रहा होगा, उसके कोई लार्जर गोल्स नहीं होंगे। वो कहेगा भाई देखो मुझे मिलते हैं 35,000, 40 या 50,000 जो भी उसकी सैलरी है, तो भाई मुझे अपनी सैलरी लेनी है और बस 10 से 5 का जो मुझे काम दिया गया है मुझे ये काम करना है, बात हुई खत्म। इससे आगे मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के प्रति, तो वो कोई लार्जर गोल लेके नहीं चल रहे हैं। या फिर यहाँ पर कोई जो वर्कर है वो ऐसा गोल लेके नहीं चलेगा कि मैं एस्पिरेट डे कॉर्प्स फील करूं और अपनी संस्था को एक बेटर संस्था के तौर पर स्टैब्लिश करके जाऊं, या आगे आने वाली पीढ़ी जो हो मेरे काम को सराहे। इस तरह का कोई लॉन्ग पर्सपेक्टिव गोल इसका नहीं है। और फिर है शैलो और लिमिटेड स्किल्स। तो इन्फेंट होने का मतलब एज में कम होना नहीं है, बल्कि ऐसा एम्प्लॉय जो है उसके कोई बहुत ज़्यादा लार्जर स्किल्स नहीं होते हैं। जैसे आजकल ज़माना ना मल्टी स्किल सेट होना, कि किसी एम्प्लॉय के पास टेक्निकल नॉलेज भी है, उसकी जनरल नॉलेज भी अच्छी है, उसके पास सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, कम्युनिकेशन भी उसको आता है कि कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड स्किल्स, बस जिस काम के लिए बुलाया गया वही काम वो करेगा। अब इससे उलट आते हैं मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले। यहाँ पर गाइस कहते हैं बस इससे आप उलट, इससे विपरीत आप समझ लें, जो भी मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक वाला आपका पर्सनल होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसका बिहेवियर होगा एक्टिव, इंडिपेंडेंट। ही और शी मस्ट बी हैविंग मल्टीपल स्किल्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा, डीपर इंटरेस्ट और पार्टिसिपेटिव बिहेवियर होगा। यहां हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। सो एक्टिव मतलब प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, रिएक्शनरी नहीं है नेचर के अंदर कि कोई फाइल जब आएगी तब देखूंगा उसके ऊपर काम करना है या नहीं करना है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, किसी सुपीरियर अथॉरिटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है कि सर जब तक मुझे आप ऑर्डर साइन करके नहीं देंगे मैं तो कोई काम ही नहीं करने वाला हूँ। ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव तरीके से इनिशिएटिव लेकर ये काम कर रहा है। मल्टीपल स्किल सेट जैसे हमने अभी बात की है, तो ऐसा नहीं कि जिस काम के लिए रिक्रूट किया है सिर्फ वही काम उनको आता है, मल्टीपल स्किल सेट्स हैं। तो वो सॉफ्ट स्किल्स हो गए हैं, वो किसी क्लाइंट ग्रुप के साथ एम्पैथी की फीलिंग रखना हो सकता है, या फिर इंटीग्रेटेड स्पिरिट में काम करना हो सकता है। आगे चलें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे बहुत सारे आप सीनियर आईएएस, तो अगर उनकी स्पीचेस देखें जब वो अपने डिपार्टमेंट को जाकर एड्रेस कर रहे होते हैं, तो एक तरफ तो ये है कि जाके सिर्फ ऐसी महान बातें करना कि भाई हाँ करप्शन नहीं करना है एंड ऑल दैट थिंग, जो कि कई बार वो रियलिटी भी नहीं होती है। लेकिन कई लोग जो एथिक्स इंटीग्रिटी अपने साथ लेकर चलते हैं, तो वो आकर ये भी कहते हैं, जब इस स्पिरिट से कोई आपका ऑफिसर ड्रिवन होता है कि प्रॉबिटी इन गवर्नेंस चाहिए, तो फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं। आप ये ना सोचें कि सिर्फ 10 से 5 काम करना है, बल्कि एक तो संस्था के प्रति सम्मान रखिए। आपकी सारी लाइफ इस संस्था से डिफाइन हो रही है। मान लीजिए आप लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो भी बहुत सारी हायरार्की हैं वहाँ पर आप तैनात हैं, या आप मेडिकल में किसी अस्पताल के अंदर तैनात हैं, तो वहाँ पर जो आईएएस है वो इस तरीके से गाइडलाइन देते हैं कि भाई आगे आने वाली पीढ़ी, जब आपके बाद के एम्प्लॉय, अभी आप तंग हैं इस स्थिति में, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ही जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से ऑपरेशनल नहीं है। डिग्निटी फील नहीं होती है ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि काफ़ी बदनाम किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, कभी करप्शन, कभी किसी और इल्ज़ाम के थ्रू। तो फिर इस तरीके से गाइड करेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए। आप तंग हो रहे हैं, आप एक ऐसी संस्था बना के जाइए कि आपकी अगली पीढ़ी जब रिक्रूट होकर यहाँ पर आए तो आपको थैंक यू कहे कि आपने संस्था को बहुत अच्छा बनाया। एस्पिरेट डे कॉर्प्स फील करना कि हम इस बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा काम हमारी सारी लाइफ को, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, आपके डीपर इंटरेस्ट जुड़े हैं आपके काम के साथ, और आप पार्टिसिपेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। आप
पैसिव तरीके से नहीं कि हाँ भाई बस अवॉइडेंस ऑफ वर्क करते चलें, बल्कि यू सीक द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू एग्जीक्यूट इट वेल। तो अब दो तरह का बिहेवियर है, एक है इन्फेंट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी उसके उलट मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक। अब हो क्या रहा है, अब अगायर साहब ये कहते हैं, और इंपॉर्टेंट कोट है जो आपको याद करनी है और आंसर में लिखनी है, दैट द मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस are populated with mature personalities who exhibit adult characteristics. Therefore, there is an incongruence, there is an incompatibility between individuals and organization, leading to lower productivity. Now here it comes कि देखिए अब वो दौर नहीं रह गया है, ऑल थैंक्स टू एक तो सारे ही मुल्कों में एजुकेशन को लेके प्रमोशन है बहुत सारी, और फिर ICT का ज़माना है, डिफरेंट कोर्सेज आज आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सो हुआ यह है कि पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर, खासकर अगर हम आज की प्रेजेंट बात करें, तो ये फिनोमेना और ज़्यादा मुखर होकर सामने आया है। वजह ये कि अब आपको मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक वाला ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा है। पीपल आर हैविंग डीपर कनेक्शन विद देयर वर्क, पीपल आर हैविंग इनहेरेंट सेंस of responsibilities, sense of execution of the responsibilities। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आज भी अपने एम्प्लॉय को इमेच्योर समझ के ट्रीट कर रही हैं। जो वर्क कल्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से है कि भाई जो भी एम्प्लॉय होता है ये कामचोर टाइप का होता है, तो ही मस्ट बी करेक्टेड, ही मस्ट बी रेगुलेटेड। तो एक बेसिक इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है बिटवीन द नीड ऑफ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। और इस सबसे हो क्या रहा है, इस सबसे दोनों ही सफर कर रहे हैं। इंडिविजुअल की नीड पूरी नहीं हो रही है, वहां पर जो इंडिविजुअल है वो डिप्रेस है, और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की नीड नहीं पूरी होंगी क्योंकि दैट लीड्स टू लोअर प्रोडक्टिविटी। जब एक ह्यूमन रिसोर्स को आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है, तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। तभी आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे टर्नओवर रेट हाई है कि आज इस कंपनी स्विच करके उधर चले गए, उधर से तीसरी जगह चले गए, और फाइनली फिर बहुत सारे लोग तो नौकरी छोड़कर पैशन ही फॉलो करने लग जाते हैं। देन वी कम, ये बात कितनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ठीक है। अब क्रिस अगारिस तो यूएस की सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ भी इस तरह का फिनोमेना है आज? बल्कि एक डिकेड पहले ही था। ARC2 सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की इंडियन पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर स्पेसिफिक कोट है। खुद सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये कोट कर रहा है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलेटेड विद एम्प्लॉयज हु हैव द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, दैट इज अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट्स मैकेनिकल अप्रोच, coercive control theory leading to the incongruence ultimately result in the loss of productivity. This is a clear-cut quote on Indian administration which is highly similar to the Chris Agaris theory. भाई हम देखते ही हैं कि आज हमारे यहाँ पर even lowest of the job निकले, with all due respect to all the jobs, बट आप कई बार इस तरह की खबरें सुनते ही होंगे नेशनल मीडिया के ऊपर कि किसी स्टेट के अंदर D ग्रुप जॉब निकला और उस पर PhD होल्डर्स तक ने अप्लाई कर दिया है, MA MPhil वाले तो हजारों लाखों की तादाद में हैं ही हैं। तो एक तरफ हाई कैलिबर, हाई एजुकेशन वाले व्यक्ति लोएस्ट ऑफ द जॉब में भी अप्लाई कर रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन हमारी ह्यूज है, तो ऐसा फिनोमेना देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक PhD होल्डर लोएस्ट ऑफ द जॉब अप्लाई कर रहा है, अगर PhD वाला लोएस्ट ऑफ द जॉब में है तो अबव हायरार्की में भी अच्छी एजुकेशन वाले लोग आ रहे हैं, अच्छे स्किल सेट वाले लोग आ रहे हैं, परफॉर्मर्स आ रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि जो आपका इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास बेसिक स्किल्स नहीं है, दे आर फुल ऑफ स्किल्स, बट ऑन द अदर पार्ट हमारे आज भी रूल्स रेगुलेशन ये कॉलोनियल ही चले आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि IPC वगैरह अब चेंज की है, इंडियन एविडेंस एक्ट अब चेंज किया। हमारे तो कानून ही जो है वो अंग्रेजों के दिए हुए हैं जिन पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। रिमेंबर, एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट वर्क इन द वैक्यूम ऑफ लॉज, और हमारे लॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए नेसेसरी पावर देते हैं ये सारे कॉलोनियल इम्प्रिंट लिए हुए हैं। तो इस सब में आज भी कोर्सिव मेथड चलता है। आज भी हम देखें ज़्यादातर सरकारी जॉब की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन के लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला डॉक्यूमेंट है वो आपका ACR, जो आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती है, सुपीरियर लिखते हैं, और ये पूरी तरह से कॉलोनियल इम्प्रिंट वाला एक रूल है।
जो आज के टाइम पे पूरी तरह से रिडंडेंट है, फिर भी हम फॉलो किए हुए हैं। सो हो क्या रहा है, एक कोर्सिव कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे फिनोमेना है कि पनिशमेंट पोस्टिंग दे दीजिए। कोई अगर व्यक्ति, कोई हमारा सिविल सर्वेंट वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसको किसी खराब मिनिस्ट्री में भेज दीजिए। हमारे यहाँ तो एक राज्यसभा सांसद भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू में कह दिया था कि जो भी खराब परफॉर्म करता है आईएएस अफसर, उसको उठा के ट्राइबल मिनिस्ट्री में डाल देना चाहिए, उसको पनिशमेंट पोस्टिंग देना चाहिए। भाई ट्राइबल मिनिस्ट्री, हमारे वनवासी भाई बहन, तो क्या उनकी दशा इतनी खराब है कि वहां पर हम नाकारा लोगों को भेजें? बल्कि वहां पे तो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो इस तरीके का एक माइंडसेट है जो हमारी रूलिंग क्लास है उसके अंदर भी, कि हम कॉलोनियल टाइप से काम करते हैं, हम कोर्सिव मेथड के अंदर यूज करते हैं। तो ये पूरी तरह से इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल लीड। अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करेगी। अब जब हम पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का माहौल है, तो इसकी ऑपरेशनैलिटी किस तरीके से होगी, और खासकर जब हम मैच्योर इमैच्योर पैराडाइम की बात कर रहे हैं, तो इमैच्योर होना, एम्प्लॉय का इमैच्योर होना is basically a perception, or rather it is a way of thinking of the organizational manager itself. Now here we come कि कहीं पे भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो इमेच्योर पैराडाइम है, मैच्योरिटी पैराडाइम है, ये किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है दैट एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड मिनिमल कंट्रोल ओवर देयर वर्क डे। देन फर्दर इट कम टू दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव, डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट. They are expected to short time perspective, and there is a culture of value the frequent use of few shallow abilities. मतलब एक वर्क कल्चर ही आपका पैसिव क्रिएट होता है, जहां पे वर्कर से आपकी उम्मीद ही ऑर्गेनाइजेशन की है कि भाई आप डिपेंडेंट होकर काम करेंगे, आपका खुद के काम पर मिनिमल कंट्रोल है, जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे बस वो आपको अनक्वेश्चनेबल मानते हुए एग्जीक्यूट करते चले जाना है. अब ये जो सारी चीजें हैं ये इनकम्पैटिबिलिटी को फर्दर बढ़ाती हैं. इंडिविजुअल जो आपका ईगो सेटिस्फैक्शन है वो हो नहीं रही है. सो फाइनली होता क्या है दैट दिस टाइप ऑफ वर्क कल्चर गिव्स द राइज टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ फेलियर, और जो साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है. मतलब आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपके एम्प्लॉयज का जो इनपुट वर्क के लिए आना चाहिए, उन सब में डिक्रीजिंग वैल्यू कॉज होता है, वैल्यू रिडक्शन कॉज होती है, और एक साइकोलॉजी ऑफ फेलियर क्रिएट होती है. तभी हम देखिए इस तरह के मैनेजमेंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयज ये शिकायत करते हैं कि हमारे ऑफिस में बड़ा टॉक्सिक माहौल है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन भरा माहौल रहता है. ये चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, बड़ा आम सा आप इस तरह का फिनोमेना नोट करेंगे. तो वो बेसिकली है क्या, अर्गायस उसको कहते हैं, दिस क्रिएट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ फेलियर. जब आप एक फेलियर साइकोलॉजी के साथ किस संस्था में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना तो इंडिविजुअल सक्सेस होगा और ना ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा. देखिए क्लासिकल थिंकर्स से जो अर्गारिस का फर्क है या किसी भी बिहेवियरिस्ट का फर्क है, तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने समझने के बाद उसके लिए रिस्पॉन्सिबली ह्यूमन को ना मान के, बल्कि या तो ऑर्गेनाइजेशन टूल्स एंड टेक्निक या फिर जो मैनेजरियल प्रथाएं चली आ रही हैं उनको जिम्मेवार मानते हैं और उसमें चेंज की उम्मीद करते हैं. जबकि क्लासिकल्स क्या थे, तो क्लासिकल किसी भी लोअर प्रोडक्टिविटी के लिए वर्कर को ही जिम्मेवार मान रहे थे और वो मान के चलते थे कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का यूज करते हुए वर्कर को करेक्ट करना है. तो यहाँ पर मैनेजरियल जो पॉलिसीज हैं आपकी, उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. यहाँ पे मैनेजर्स की मैनेजमेंट टूल्स को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आप अपने वर्कर को बहुत अंडर वैल्यू कर दे रहे हैं और फिर उसका इनपुट से आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा नहीं हो रहा है. जैसे कुमार विश्वास साहब का भी एक कथा है कि जो प्रश्नों से ढह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बनता अखबार बनाकर क्या पाया. भाई जो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता था इंडिविजुअल, आपकी संस्था आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब क्योंकि आपने उसके पोटेंशियल को बहुत कम करके पहली बात तो जज किया और फिर उसका अंडर यूटिलाइजेशन ही किया, तो ना तो उस इंडिविजुअल का भला हो सका ना ही ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हो सकी, जबकि आपको बहुत नए नए मुकाम भी वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हासिल करके दे सकता था. तो अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट क्या होता है, तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म राइज पर आते हैं. मतलब जब इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कोई इंडिविजुअल काम कर रहा हो तो वो अपने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं. जैसे देयर मे बी अपैथी,
कि काम के प्रति कोई एम्पैथी एपैथी सिंपैथी नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो बन जाता है, एक वर्क कल्चर बन जाता है। मतलब आमतौर पे वर्कर या तो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने की कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पे काम ठीक नहीं, कहीं और जाके काम करता हूँ, लेकिन कमोबेश दूसरी जगह भी ऐसा ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल रहा है। और उसके बाद या फिर दूसरा मैकेनिज्म ये होता है कि सम हाउ आई मस्ट ग्रैब द पावर, मैं चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, चाहे किसी तरीके से हुक और क्रुक प्रमोशन हासिल करूं और ऊपर की पोस्ट पे पहुंचूं, तो मेरे साथ ये जो गलत तरीके से बिहेव किया जाता है ये कुछ कम हो सके। तो इस तरह के डिफरेंट सेट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा कोई भी एम्प्लॉय, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा होगा। नाउ वी कम टू कि भाई फिर जब ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई, जैसे अब तक हम किस पे बात कर रहे हैं, रूट कॉज तलाश करने की बात कर रहे हैं। तो जब अर्गारिस साहब ने रूट कॉज तलाश कर लिया तो फिर आती है इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी, और इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन 4 कोर एरियाज। ऑर्गेनाइजेशन के 4 कोर एरिया में आपको कुछ इंटरवेंशंस, कुछ चेंजेस लेके आने हैं जिससे वो सारा वर्क सिनेरियो वो ठीक हो सके, साइकोलॉजी ऑफ फेलियर की जगह साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस प्रिवेल कर सके। नाउ हियर वी कम दैट पहला कोर एरिया है एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। आप उसको ऐसा मौका दें कि साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की तरफ जाए, पर्सनल मैच्योरिटी की तरफ जाए, इन्फेंट से मैच्योर बिहेव करे कोई भी एम्प्लॉय। दूसरा, प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एमिंग एट इंप्रूविंग इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। भाई जब आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं ये बेटर होने चाहिए, कटिंग अक्रॉस ऑल द हायरार्कीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सुपीरियर और जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हैं उसके बीच में भी और पीयर ग्रुप के बीच में भी। देन इट कम टू चेंज टू ट्रांसफर द ट्रेडिशनल पिरामिडिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिरामिडिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब दैट पावर कंसंट्रेशन हायरार्की में अपर लेवल पर होती है, अथॉरिटी, पावर, कमांड, ये सब कुछ रिजर्व्ड एरिया हैं जिसमें मोनोपोली होती है हायर अथॉरिटीज की। तो इस पिरामिडिकल फॉर्म में चेंज लेके आए, ज्यादा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, मतलब ये कि पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ट्रांसफर की जाए हायरार्की में लोअर रैंक्स के पास भी, लोअर कार्डर के पास भी। देन इट कम टू टेक्निक फॉर प्रोग्राम्ड लर्निंग एम्ड एट इंडिविजुअल चेंज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। प्रोग्राम्ड लर्निंग लाएं, कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन कोई प्रोग्राम होने चाहिए। आज के दौर में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं ताकि हम कुछ लर्निंग प्रोग्राम लेके आ सकें इंडिविजुअल्स के लिए, कैसे वो मल्टी स्किल्स हो सकते हैं या फिर इंटरपर्सनल स्किल में वो डिफरेंट स्किल सेट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 4 कोर एरियाज में हम इंटरवेंशन टेक्निक्स लाएंगे अकॉर्डिंग टू अर्गारिस, जिससे आपका एक पॉजिटिव वर्क कल्चर एस्टैब्लिश होगा। फर्दर वी कम, अब ये जो आप 4 कोर स्ट्रेटेजी लेके आए ये किस तरीके से अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग दीज स्ट्रेटेजी। मतलब ऐसा कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है, क्लासिक की तरह ये नहीं बता रहे हैं कि पोस्ट कॉर्ब है जी बस ये लागू कर लीजिए, या फ्योल की तरह PO/CC है बस ये लागू कर लीजिए। ये हमने पहले ही बात की, प्रोमाइस क्या है अर्गारिस का, साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एस्पेक्ट पे जब आप काम करते हो तो उसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता, डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू वो चीजें आपको इंटरवेंशन करना होता है अपने वर्क कल्चर के अंदर। देन वी कम, एक तो है मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी, ये बेस है सारी की सारी थ्योरी का। तो मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी, तो इसके एक कॉन्टिन्यूम के थ्रू हम प्रोग्रेस करेंगे। मतलब इस तरह की इंटरवेंशन लेके आनी है कि आपका जो वर्कर है वो इमैच्योर बिहेवियर से मैच्योर बिहेवियर की तरफ शिफ्ट होने लग जाए। ये किस तरीके से हो सकता है, तो इसके 7 स्टेप्स हैं, 7 कंपोनेंट, जिससे हम उम्मीद करते हैं या इन इंटरवेंशंस के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं या ह्यूमन रिसोर्स है वो इन्फेंट से मैच्योरिटी की तरफ मूव करेगा या इन्फेंट बिहेवियर से मैच्योरिटी बिहेवियर की तरफ आएगा। नाउ हियर वी कम 7 स्टेप्स के अंदर, दैट फ्रॉम इन्फेंट पैसिविटी टुवर्ड्स अडल्ट एक्टिविटी। हर जगह वही आपको जो इन्फेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं और जो मैच्योर कैरेक्टरिस्टिक का आपस में विरोधाभास है, उन दोनों पॉइंट्स की ही कॉन्टिन्यूम है, उन दोनों की यात्रा इसके अंदर शामिल होगी। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इन्फेंट पैसिविटी टुवर्ड्स एडल्ट एक्टिविटी। नाउ इन्फेंट पैसिविटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से पैसिव बिहेवियर की उम्मीद नहीं करेंगे, बल्कि अडल्ट एक्टिविटी मतलब कि प्रोएक्टिव होकर कोई भी वर्कर काम करे, इसकी परमिशन हर एक ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल के पास होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल उनसे उम्मीद करेंगे कि आप पैसिव रह के काम कीजिए तो फिर डिसइंटरेस्ट
शो करेंगे वो काम के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। देन इट कम्स टू फ्रॉम डिपेंडेंस टुवर्ड रिलेटिव इंडिपेंडेंस, मतलब पहले क्योंकि मैनेजर पूरी तरह से डिपेंडेंस के पूरी तरह सबमिशन चाहिए आपका काम के प्रति, जो ऊपर से ऑर्डर आता है तभी आप काम करेंगे, वो नहीं, बल्कि रिलेटिव इंडिपेंडेंस दीजिए। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर की जानी चाहिए। इससे जो सेल्फ ईगो है वो भी सेटिस्फाई होगा। ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए आप मोटिवेट कर पाएंगे एम्प्लॉय को। फर्दर यू कम फ्रॉम लिमिटेड बिहेवियर टू मच डिफरेंट बिहेवियर, दैट मीन्स मल्टीपल वर्क की अपॉर्चुनिटी। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही काम आप अपने एम्प्लॉय से ले रहे हो। अगर किसी वर्कर के पास डिफरेंट स्किल सेट्स हैं तो आप उसको डिफरेंट काम करने की परमिशन दीजिए। मल्टीपल एक्टिविटी वो मोनोटोनी को भी तोड़ेगी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन इट कम टू फ्रॉम इरेटिक शैलो ब्रीफ इंटरेस्ट टू मोर स्टेबल एंड डीपर इंटरेस्ट। लॉन्गर इंटरेस्ट इनकलकेट कीजिए एम्प्लॉय के अंदर, जो सिर्फ कि 10 से 5 हमें काम करना है, सैलरी जितनी मिलती है उतना काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इस तरीके का बिहेवियर ना दें, बल्कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं उसके ऊपर फोकस करें कि भाई किसी व्यक्ति को सैलरी चाहिए, उसकी सैलरी का ध्यान रखा जाए, लेकिन किसी को यदि रिकॉग्निशन चाहिए तो उसके काम के प्रति उसको रिकॉग्नाइज कीजिए ताकि मोटिवेट होकर वो फर्दर अपना इनपुट डाल सके ऑर्गेनाइजेशनल कामों के अंदर। देन इट कम टू फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दिस अगेन रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ एस्पिरेट डी कॉप्स, मतलब के ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको लार्जर गोल से रिलेट करके रखने का, कि देखिए एक तो डेली बेसिस पे आपका वर्क चल रहा है वो तो है, लेकिन हमारे कुछ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी हैं। वी वॉन्ट टू क्रिएट सम डिफरेंस इन आवर फील्ड ऑफ ऑपरेशंस। तो उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको जोड़ के रखना है, मोटिवेट करके रखना है कि हमें कुछ अल्टीरियर मोटिव हासिल करने हैं। देन वी कम फ्रॉम सबऑर्डिनेट सोशल पोजीशन टू एन इक्वल सुपर ऑर्डिनेट सोशल पोजीशन। ये जो हायरार्कीज के बीच में लड़ाई है कि सुपर ऑर्डिनेट अपने आप को सो कॉल्ड हायर सोशल क्लास समझते हैं और जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर हम कहें जो वर्किंग क्लास है उसको कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है। अलेजिडली ऐसा कई बार होता है। हम अपने ही अगर फोर्सेस के अंदर देख लें, पुलिस फोर्स की बात करें तो आईपीएस होना कहीं ना कहीं ज़्यादा सम्मान के साथ हम उसको अटैच करते हैं। नॉन आईपीएस प्रमोटी हैं तो फिर एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होता है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी पोजीशन, बट नॉर्मली इस तरह का वर्क कल्चर देखा जाता है। तो वही सब तो हमें ख़त्म करना है कि आपको किसी भी एम्प्लॉय को अपने जो आपके संस्था में काम कर रहा है उसको सबऑर्डिनेट सोशल पोजीशनिंग नहीं देनी है, बल्कि सुपर ऑर्डिनेट सोशल पोजीशनिंग रखना है, सबको बराबर का सम्मान देना है। देन इट कम टू फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस टू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। खुद को रेगुलेट करने की पावर एंड प्रेस्टीज प्रोवाइड करें अपने सारे ही पर्सनल्स को, उनको डिपेंडेंट, उनको पैसिव ना बनाएं। मतलब ये कि एक कहावत है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन सारे पॉइंट्स को इग्नोर करती हैं वो अपने खुद के पैर में खुद के हाथों से गोली मार लेती हैं, कुल्हाड़ी मार लेती हैं, जो भी कहावत आप कहें, उससे ऑप्टिमल लेवल पर उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे होते हैं। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। तो इन 7 प्रिंसिपल्स के थ्रू, 7 चैनल या फिर हम कहें 7 आपके कंपोनेंट के थ्रू आप इन्फेंट जो मेंटेलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही है इससे मैच्योर मेंटेलिटी की तरफ जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात ये कहें, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो अगर मैच्योर बिहेव करेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि एक साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस क्रिएट होगी, तो एक सिनर्जी भी सभी के अंदर क्रिएट होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी की एनर्जीज या फिर सभी का जो इनपुट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हैं। सोच के देखें, किसी भी, जैसे हम टीम इंडिया की बात करें, वो चाहे हॉकी है चाहे क्रिकेट है, अगर 11 के 11 खिलाड़ी अपने ऑप्टिमम लेवल पर हर बार परफॉर्म करें तो फिर हार के चांसेस नियर जीरो हो जाते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थिंग, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। जैसे अगायरिस की एक कोट भी है दैट ही फाउंड द कॉम्पिटेंस इन्वॉल्विंग इंटरपर्सनल स्किल्स हैज बीन वोफुली निग्लेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर आप टेक्निकल स्किल या इसके अलावा कोई और जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब डिज़ाइन के थ्रू, वो तो ट्रेनिंग के थ्रू आप उसको दे देते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल पर बिल्कुल काम नहीं किया गया है। ये बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किए गए हैं। और अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
मेच्योर पैराडाइम के ऊपर शिफ्ट करना है तो इंटरपर्सनल स्किल पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जाहिर सी बात है, जो आपका मेच्योर एम्प्लॉय है वो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में बिलीव रखता है। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कब स्टैब्लिश होगा? जब इंटरपर्सनल स्किल बेहतर हो पाएंगे। तो इसके लिए 3 चीज़ों के ऊपर फोकस लाना होगा। जैसे 3 रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, कन्फर्मेशन, एसेंशियलिटी। अब ये तीनों चीजें पोटेंशियल से भी रिलेटेड हैं। जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में क्या कह रहे हैं क्रिस अर्गायरस? वो ये कहते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव बिलीफ इन वन सेल्फ। मतलब कोई भी व्यक्ति, आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, वो अपने आप में कितना पॉजिटिव बिलीव रखता है। जैसे अक्सर होता है ना कि आप किसी एम्प्लॉय को कोई काम दें तो 2 तरह के नॉर्मल रिएक्शन होते हैं कि एक व्यक्ति तो कहेगा, कोई ना कोई बहाना निकालेगा कि इस वजह से ये काम नहीं हो सकता है। वो चाहे टेक्निकल बहाना हो, फाइनेंशियल हो, प्रैक्टिकल हो, वक्त क्या हो, कुछ भी हो, कुछ बहाने निकालते हैं कि ये काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसी की जगह जो एम्प्लॉय होते हैं जो कहते हैं नहीं सर, आई कैन डू दैट इवन इफ देयर आर चैलेंजेस, आई कैन मैनेज द थिंग्स एंड आई विल डू दिस टास्क। तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस के किसी भी एम्प्लॉय का खुद में वन सेल्फ के अंदर कितना पॉजिटिव बिलीफ है अबाउट हिज कैपेबिलिटीज, और फिर यही पॉजिटिव बिलीफ का रियलिटी चेक विच इज कंफर्मेशन। मतलब कि उसके स्किल सेट, उसकी परफॉर्मेंस इस बात को एस्टैब्लिश भी करती हूं कि उसका जो सेल्फ बिलीफ है कि मैं ये टास्क कर सकता हूं, ये बिना वजह नहीं है, झूठा नहीं है। उसके पास स्किल्स भी हैं, वो परफॉर्म भी करता है और जो भी टास्क एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उसको सक्सेसफुली कैरी आउट भी करता है। तो दूसरा इस चीज का कंफर्मेशन है और तीसरा है एसेंशियलिटी। इस बात की ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा माहौल तो दे अपने एम्प्लॉयज को कि वो इन दोनों चीजों को एग्जिबिट कर पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं कि यस आई एम हैविंग द कैपेबिलिटी, आई एम रेडी टू टेक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं तो मैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करूंगा। इस तरह का एनवायरनमेंट तो दें कि वो अपनी इन दोनों कैपेबिलिटीज को, इंटेंशंस को एग्जीक्यूट कर पाएं या सुपीरियर्स के सामने फ्रीली इन चीज़ों को या इन इमोशंस को रख सकें। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि रिजिड तरीके से काम हो रहा है, बाउंड्री सेट है हायरार्की के अंदर कि आप सीधा सुपीरियर से मिलकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख भी नहीं कर सकते हैं, तो वो एनवायरनमेंट लाभकारी नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्दर वी मूव दैट 4 टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंसी फॉर कंट्रीब्यूशन। 4 तरह का बिहेवियर है और ये ज़्यादा इसमें अभी नहीं, मतलब कि हमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही आपका मेच्योरिटी पैराडाइम वाली बात है। जैसे ओइंग अप टू और एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस आइडियाज एंड फीलिंग। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कब आप इस बात को सर्टेन कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वो मेच्योर बिहेव करने लगे हैं, जब आपके पर्सनल वो एक्सेप्ट करें नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, नए आइडियाज लेके आए, नई फीलिंग के साथ काम कर रहे हो, तो आपका ये पैराडाइम शिफ्ट होता चला जा रहा है। आपके पर्सनल इमेच्योर से मेच्योर बिहेवियर, इन्फेंट से अडल्ट बिहेवियर की तरफ आ रहे हैं। देन इट कम्स टू फ्रॉम विद इन वन सेल्फ, खुद से जिम्मेवारियां उठाने की आदत उनके अंदर है। देन एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू आइडियाज, फीलिंग्स एक्सपेरिमेंटिव है, इनिशिएटिव लेते हैं नए नए, जिसको हम कहते हैं ना लकीर का फकीर। वो नहीं है कि काम को रूल ऑफ थंब से करे चले आ रहे हैं। नए नए प्रॉब्लम्स जो इमर्ज आउट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, उनके लिए न्यू इनोवेटिव आइडियाज, सॉल्यूशंस वो लेके आते हैं। फर्दर इट ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स टू ओन अप, बी ओपन एंड एक्सपेरिमेंट विद इन देयर आइडियाज। यही तीनों चीजें जो कोई इंडिविजुअल खुद के साथ कर रहा है, बाकी अपने एम्प्लॉय ग्रुप में भी ये चीजें प्रमोट करता है कि आप भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, नए आइडियाज लेके आइए ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव की जा सके। फर्दर वी कम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम देखिए मेच्योरिटी इमेच्योरिटी थीम का पैराडाइम समझ चुके हैं। उससे पहले जो कोर प्रॉब्लम थी इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मैच्योर्ड पर्सनल्स, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन है कि आप इमेच्योर तरीके से बिहेव करें, उसकी इनकम्पैटिबिलिटी है। उसके लिए हम 7 स्टेप्स भी समझ चुके हैं, कैसे इमेच्योर से मैच्योर की तरफ आना है, इंटरपर्सनल स्किल की बात कर चुके हैं। अब फाइनली कॉम्बिनेशन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस तरीके का चेंज आए जिससे मैच्योर जो आपका एम्प्लॉय है उसकी नीड को आप कैटर कर पाएं। तो एक तो इसमें मिक्सचर की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि टोटल न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी या टोटल ओल्ड हो जाएंगी। 4 तरह के मॉडल अगायरस प्रपोज करते हैं और फिर अपनी
डिज़ाइन, जो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जॉब डिज़ाइन है, उसके मुताबिक आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन्हीं बिहेवियरल चेंजेस या फिर जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं, उन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में चेंज के बाद किस तरीके का स्वरूप होगा नई ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके ऊपर 4 मॉडल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो गाइस प्रपोज करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं ये क्लासिकल मॉडल या फिर क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो पहले मॉडल के तौर पे उसी क्लासिकल को रखते हैं, लेकिन फिर आगे की थ्योरी से क्लियर होगा कि ज़्यादातर कामों के लिए, खासकर मॉडर्न प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन तलाश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको क्लासिकल अप्रोच नहीं बल्कि मैट्रिक्स अप्रोच, जो चौथी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन ये प्रपोज करते हैं, उसके तरीके से अपना स्वरूप डिफाइन करना होगा। नाउ हियर वी कम दैट दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूटिलाइज करने की सलाह दे रहे हैं। प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ आइडियलिस्ट नहीं है। तो कहते हैं भाई देखो, जो पुराना मेथड था ऑर्गेनाइजेशन का, जो बहुत हद तक अब भी लागू है, जिसको हम पिरामिडिकल फॉर्म ऑफ या पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट हायरार्कीज फॉलो की जाती हैं और जो पावर है, कमांड है, अथॉरिटी है, ये हायरार्की में अपर लेवल के पास होती है, और जो लोअर हायरार्की है उससे ज़्यादातर इन्फेंट बिहेवियर की उम्मीद की जाती है कि भाई ऊपर से जो भी ऑर्डर आ रहे हैं बस आप उनको एग्जीक्यूट करते रहिए। सुपीरियर इज द अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। तो ये जो आपका ओल्ड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे कामों में सूट कर सकता है जो नॉन इनोवेटिव टाइप की एक्टिविटी है। आगे हम अभी देखेंगे जहां पर रिपीटेड टाइप की एक्टिविटी हो रही हो, लेकिन जहां पर भी ज़्यादा इनोवेटिव काम हो रहे हैं, जहां पर ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है, जहां पर ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय से आप ओवर एंड अबव जाके परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हो, तो वहां पर आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए। नाउ हियर वी कम कि जब हम बात कर रहे हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड और न्यू के मिक्सचर की जो बात की जा रही है, उसमें पहली तो प्योर ओल्डर टाइप है, लाइक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। अब ये कहां पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जो क्लासिकल एरा आप समझ लें, कमांड, कंट्रोल, अथॉरिटी, है ना, और यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो ये वहां पर आज भी आपको रिजल्ट या आपके डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है, जहां पे नॉन इनोवेटिव काम हो रहा है, जहां पे रिपीटेड टाइप का वर्क है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जहां या जिस सेक्टर में आज भी प्योर लेबर टाइप का वर्क हो रहा है और वो नॉन रिपीटेटिव है, मोनोटोनस है, वहां पर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से भी आप काम चला सकते हैं, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी वर्कर को कोई साइकोलॉजिकल सक्सेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है अबाउट देयर वर्क, इट्स मोर अबाउट मैकेनिकल वर्क। तो वहां पर आप ये चीजें कर सकते हैं, खासकर जहां पर टाइम कंस्ट्रेंट हो, जहां पर कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो, वहां पर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली रिवॉर्ड और पेनल्टी एक्टिविटी के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल को मैनेज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। बट फर्दर वी कम के स्ट्रक्चर 2 है मॉडिफाइड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आप मॉडिफिकेशन शुरू करते हैं उसी पुराने वाले मॉडल के अंदर और आप थोड़ा लिबरलाइज्ड अप्रोच की तरफ आते हैं। सो इट इज रादर, जो सेकंड मॉडल है स्ट्रक्चर 2 है, इट इज मोर नियर टू लिंकर्ट्स लिंकिंग पिन मॉडल। अब लिंकर्ट का लिंकिंग पिन मॉडल क्या था कि हर एक हायरार्की के अंदर जो भी कहीं पर प्लेस्ड कोई अथॉरिटी है, तो वो अपने नीचे वालों के लिए तो बॉस है, लेकिन अपने पीयर ग्रुप में वो कुलीग के तौर पे बिहेव करता है, और कुलीग्स आपस में एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, आपस में इंटरपर्सनल स्किल्स का यूज करते हुए प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश करेंगे। सो हियर लिंकिंग पिन मॉडल मतलब के जो सुपीरियर है ये डिसीजनल यूनिट तो है, लेकिन सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से भी सलाह मशवरा करता है डिसीजन लेने से पहले। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी एसएचओ साहब हैं, या फिर चलिए स्कूल चलते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल साहब हैं, तो प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, अगर कोई डिसीजन मेकिंग उनको करनी है तो वो अपने स्टाफ से, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ से सलाह मशवरा करेंगे और फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह याद रखा जाए कि लिंकर्ट के लिंकिंग पिन मॉडल के अंदर डिसीजनल मेकिंग अथॉरिटी वो सुपीरियर अथॉरिटी है, बॉस के पास ही हक है कि वो डिसीजन लेगा, लेकिन ये पूरी तरह से यूनिलैटरल नहीं होता है। अपने जूनियर से या अपने सबऑर्डिनेट से सलाह करने के बाद फाइनल डिसीजन मेकिंग कॉल ये सुपीरियर के पास है। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये लिंकिंग पिन मॉडल टाइप का हो गया। देन इट कम टू थर्ड स्ट्रक्चर, मोर पावर और पावर अकॉर्डिंग टू फंक्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये MP फॉलेट मैम के जो फंक्शनल लीडरशिप वाली थ्योरी थी उसके करीब है।
अब ये और ज़्यादा लिबरलाइज हो जाएगा। यहाँ पर सुपीरियर की अथॉरिटी या जो हायरार्किकल कंसेप्ट हैं वो थोड़े और वीक पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि हर एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वल इंफॉर्मेशन, पावर, कंट्रोल देने हैं अबाउट या फिर इन रिगार्ड टू हिज और हर पोटेंशियल इंक्रीमेंटल बिहेवियर और पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन। किसी भी एम्प्लॉय का, अब ये छोड़ दीजिए आपके हायरार्की में सुपर ऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है, चाहे वो सबऑर्डिनेट ही है, लेकिन अगर उसके जो स्किल सेट हैं वो हाई हैं तो फिर आप उसको इक्वल पावर देंगे, डिसीजन मेकिंग में आप उसकी उतनी ही से रखेंगे, तो ये मोर पावर इनटू लोअर हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर जाएगा। देन इट इज ऑल्सो यूजफुल इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग टीम वर्क, ग्रुप इंसेंटिव्स, न्यू डेवलपमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, जहां पर भी जो मॉडर्न डे फिनोमिनाज हैं, जहां पर आपको नई नई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, वो चाहे आईटी डिपार्टमेंट आप देख लें, जो बहुत सारा, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें या फिर जो हमारा आईटी सेक्टर है, तो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, वो नए नए बग्स को प्लग इन करना हो, चाहे नई नई फायरवॉल्स क्रिएट करनी हो, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा माइंड्स की इंटरवेंशन चाहिए। तो ऐसी सेक्टर के अंदर आपको थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्गारिस ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। और फिर एंड में आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूम है, आप क्लासिकल से लगातार प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ आ रहे हैं, और अब मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाइनल स्टॉपेज है अर्गारिस का। यहां पर जो आपकी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि उसी के सापेक्ष में बिल्कुल उलट ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जाएगी हियर दैट each individual has equal power and responsibility. There are unlimited opportunity to influence the core activity. It is also eliminates the superior subordinate relationship and implies self decision making. मतलब flattened organization, जैसे हम पहले की क्लास में बात कर चुके हैं, गूगल है, एप्पल है, ये ज़्यादातर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल के हिसाब से अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दी जाती है किसी भी एम्प्लॉय को कि आप हायरार्किकल लैडर में कितना भी ऊपर आ सकते हैं। तो ये लाजमी नहीं कि अगर कोई न्यू एंट्रेंट है तो उसको डिसीजन मेकिंग यूनिट में शामिल ना किया जाए, बल्कि नए नए टीम्स फॉर्मुलेट की जाती हैं नए नए प्रॉब्लम के नए नए सोल्यूशन तलाश करने के लिए, और न्यू एंट्रेंट को भी, जूनियर मोस्ट पर्सन को भी हाई डिसीजन मेकिंग यूनिट में शामिल किया जा सकता है। सो these are highly useful in project teams that are created to solve problems, consist of people from all relevant managerial function. मतलब आपकी इंडस्ट्री के अंदर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रेलेवेंट फील्ड है, वो चलिए अगर हम बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग की, तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे वो सेल्स से हो, सभी लोगों को आप यहाँ पर उनके स्किल्स के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। जैसे आप NDRF वगैरह की टीम देखें, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स का जो फ्रेमवर्क के तहत हमने टीम्स बनाई हुई हैं नेशनल स्टेट लेवल पर, तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंट फोर्सेस से लोगों को ले लिया जाता है। ITBP के जवानों का बड़ा योगदान है NDRF वर्क में पार्टिसिपेट करने के अंदर। तो आप कटिंग अक्रॉस ऑल द बैरियर्स जाते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूज सक्सेस के पीछे मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के ही प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। देन वी मूव टू द फाइनली T group or sensitivity training. Now this is a hypothesis about the personal growth of individual in any organization. अब अर्गारिस साहब ये कहते हैं कि देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल्स को ट्रेन करने का काम करती हैं, लेकिन हम प्रपोज करते हैं एक नया टी ग्रुप या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटाइज किया जाए अपने पर्सनल्स को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अबाउट द न्यू टास्क दे आर गोइंग टू फेस एंड ऑल्सो अबाउट देयर लिमिटेशंस। आज के दौर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत फास्ट पेस पे चेंजिंग सिनेरियो को फेस कर रही हैं। भाई अब आप चाहें एग्रीकल्चर अपना डिपार्टमेंट देख लें, सरकारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के बहुत फास्ट चेंजिंग इफेक्ट से वो डील कर रहा है। इसके अलावा आप पुलिस देख लें तो नए नए साइबर क्राइम से उसको डील करना पड़ रहा है। हेल्थ हजार्ड की बात करें तो नए नए वायरसेस का सामना हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को करना पड़ रहा है। ऐसे ही अगर हम बिजनेस की बात करें तो कभी जो ग्लोबल बिजनेस साइकिल्स चल रहे हैं, जर्मनी में भी अगर रिसेशन आता है तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर असर और आपकी लोकल इंडस्ट्री के ऊपर असर होता है। तो इसका मतलब यह है कि आज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है फास्ट पेस पर चेंजिंग सिनेरियोज से उनको डील करना है, एक बड़ा चैलेंज ये है। तो ऐसे में अपने
पर्सनल्स के स्किल सेट को लगातार इंप्रूव करना ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगी। सो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक अहम पड़ाव है जहां पर खासकर सेंसिटाइज किया जाए पर्सनल्स को अबाउट देयर लिमिटेशंस एंड देयर फ्यूचर गोल्स, ताकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, उनको आप साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि क्यों आखिर उनके लिए नए स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं और फिर उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अब जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बात है, ये बेसिकली लेबोरेटरी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट इट कम्स लेबोरेटरी प्रोग्राम है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल टू expose their behavior, give and receive feedback, experiment with new behavior and develop awareness and acceptance of self and sensitivity to others। मतलब खुद में भी ये सेंसिटिविटी कोई भी एम्प्लॉय डेवलप करे और बाकी लोगों के अंदर भी, मतलब पर्सनलाइजेशन के थ्रू के कुछ लेबोरेटरी प्रोग्राम के थ्रू किसी एक इंडिविजुअल को कुछ पर्सनल एक्टिविटी दी जाए कि आप ये चीज़ें परफॉर्म करें, उससे कुछ नए स्किल सेट डेवलप किए जाएं या फिर नए इमोशंस उनके अंदर इनकलकेट किए जाएं, फिर उनके रिस्पॉन्स को रिसीव करके देखें आखिर वो क्या सोचते हैं इन फिनोमेनास के बारे में, और फिर सोशलाइजेशन टेक्निक के साथ, ग्रुप एक्टिविटीज के साथ बाकी सभी लोगों में भी इस तरह की सेंसिटिविटी को डेवलप किया जाए। फर्दर वी कम दैट एनेबल पार्टिसिपेंट्स टू फॉरगेट हायरार्किकल आइडेंटिटीज एंड डेवलप डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप एंड कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग कंसेंसस के आधार पे हो। फर्दर वी कम दैट ओरिजिनल एम क्या होता है सेंसिटिविटी ग्रुप ट्रेनिंग का, दैट इज पर्सनल ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ सेल्फ इंसाइट एंड फोकस वाज ऑन चेंजिंग the individuals, not necessarily to change the environment in which they work। ये behavioral change की बात है कि जिस भी वर्क एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं आप खुद के ऊपर चेंज लेके आए। ये सेंसिटिविटी डेवलप करनी है पर्सनल्स के बीच में कि आप खुद में चेंज लेके आए, बजाय इसके कि आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के बारे में सोचते रहें, which is a higher task। Now we come to sensitivity training about sensitizing योर पर्सनल्स अबाउट द लिमिटेशंस। जैसे हम इंडियन सिनेरियो की बात कर लें, फॉर एग्जांपल पुलिस के लिए क्या महत्व हो सकता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, जैसे कई बार हम देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो कि एक बहुत हीनस क्राइम है, उसमें एसिड अटैक से लेके ब्रूटल रेप्स तक शामिल हैं, मर्डर्स तक शामिल हैं। तो कई बार इन केसेस की जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पुलिस वालों को जिस हाई सेंसिटिविटी की जरूरत होती है वो सेंसिटिविटी का एग्जीबिशन यहां पर नहीं हो पाता है। आम चोरी डकैती के केसेस जैसे ही आधार पर इन केसेस का भी इन्वेस्टिगेशन और फिर प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाता है। तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वीज़ाविज़ टू जुडिशरी एज वेल, वहां पर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के साथ ये सेंसिटिविटी इनकलकेट करना है कि इन केसेस को हायर सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, हायर डेडिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बड़ा सोशल क्राइम है जिससे पुलिस को लड़ना है। इसी के साथ आप हेल्थ हजार्ड के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर देख लें तो आम मरीज, बहुत ज़्यादा सीवियर मरीज एक ही तरीके से सबको डील कर रहे होते हैं। वो भेड़ों का कोई झुंड नहीं है कि सबको एक डंडे से हाँकते रहें। डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेडिकेशन। तो इस तरह सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के साथ आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इनकलकेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर। फर्दर इट कम टू अर्गायरिस कोट दैट we are not suggesting that organizations to be administered like T groups। हम ऐसा नहीं कह रहे हर ऑर्गेनाइजेशन T ग्रुप के टाइप पर आप कर दें। However, we are hypothesizing but they should include structures like T group for certain selected decisions। अगारिस भी कह रहे हैं कि हर डिसीजन मेकिंग के लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग शायद रिलेवेंट ना हो। शायद ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बाद जो टी ग्रुप हम उस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे आप वैसे ना एडमिनिस्टर कर पाए, लेकिन हम खुद ये चाहते हैं कि इस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल आप कुछ सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग या फिर सिलेक्टेड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशनैलिटी के लिए ज़रूर करें, वहाँ पर ये ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिस अगारिस, जिनको हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थेरिस्ट के नाम पर जानते हैं, और मेरे ख्याल से अब हम क्लियर हो चुके हैं इस बात पर कि आखिर क्यों इनको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थेरिस्ट कहा जाता था। That will be all for today. Thank you so much.